नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे अवयव। अवयव दोस्तों हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में अवयव के एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से सरल वीडियो अगर आपको अवयव का यूट्यूब पर या पर कहीं पर भी मिले तो मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ इससे सरल वीडियो आपको अवयव का कहीं भी नहीं मिल सकता। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिससे आप दोस्तों अवयव को बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अवयव किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों अवयव किन्हें कहते हैं तो दोस्तों वे शब्द जो लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। तो दोस्तों वे शब्द जिनमें लिंग मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन एक वचन बहुवचन और कारक कारक जो हमने पढ़े हैं वो, तो दोस्तों इन तीनों के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अवयव शब्द। दोस्तों इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, मतलब इन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों सिंपल है, अवयव किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अवयव के भेद। अब देखते हैं दोस्तों अवयव के भेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अवयव के भेद में पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किन्हें कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक में भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। स्थितिवाचक में क्या होते हैं? यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ये स्थिति बताते हैं किसी भी, तो ये कहलाते हैं स्थितिवाचक। और दिशावाचक में क्या? इधर उधर, दाएं बाएं, ये दिशावाचक। तो दोस्तों आप समझ गए अवयव के भेद में पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं, जिसमें पहला स्थानवाचक। स्थानवाचक के अंतर्गत दो आते हैं, पहला आता है स्थितिवाचक और दूसरा दिशावाचक। स्थितिवाचक में यहाँ वहाँ, भीतर बाहर, और दिशावाचक में इधर उधर, दाएं बाएं। इसी प्रकार क्रिया विशेषण में दूसरा प्रकार है कालवाचक। कालवाचक के अंतर्गत तीन आते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबार, और तीसरा आता है बारंबारता वाचक। समयवाचक में क्या आते हैं? आज, कल, अभी। इसी प्रकार अवधिवाचक में क्या आता है? रात भर, दिन भर, आज, कल, नित्य। और बारंबारता वाचक में हर बार, कई बार और प्रतिदिन। तो दोस्तों हमने क्रिया विशेषण के दो प्रकार समझ लिए, स्थानवाचक और कालवाचक। स्थानवाचक और कालवाचक इनके अंतर्गत, स्थानवाचक के अंतर्गत दो आते हैं और कालवाचक के अंतर तीन प्रकार आते हैं। अब अगला है दोस्तों हमारा परिणामवाचक। अब दोस्तों तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण के अंतर्गत परिणामवाचक। इसके अंतर्गत दोस्तों कितने आते हैं? 5 आते हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार आते हैं। देखिए, अधिकता बोधक, इसमें कौन कौन से आते हैं? बहुत, खूब, अत्यंत और अति। न्यूनता बोधक, जरा, थोड़ा और कुछ। पर्याप्ति बोधक, बस, यथेष्ट, काफी। तुलनात्मक बोधक, कम, अधिक। ठीक है। और श्रेणी बोधक में बारी बारी, थोड़ा थोड़ा। तो ये आते हैं दोस्तों परिणामवाचक के अंतर्गत। ये 5 प्रकार आते हैं परिणामवाचक के अंतर्गत। और आखिरी है दोस्तों क्रिया विशेषण में आखिरी प्रकार होता है दोस्तों रीतिवाचक। तो रीतिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, तक, सा, तो, ये शब्द आते हैं रीतिवाचक के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने अवयव का पहला प्रकार देखा क्रिया विशेषण। अब हम अवयव का दूसरा प्रकार देखते हैं संबंध बोधक। तो दोस्तों अवयव के दूसरे प्रकार, तो दोस्तों अवयव का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक किन्हें कहते हैं? जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं या बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। वह दिन भर काम करता रहा। यहाँ पर दिन भर क्या है? यहाँ पर भर क्या है? संबंध बोधक है। इसी प्रकार मैं विद्यालय तक गया था। तो यहाँ पर तक क्या है? संबंध बोधक है।
तो दोस्तों आप उदाहरण के जरिए आसानी से समझ गए होंगे। जो अवयव संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। यहाँ पर ये संज्ञा के बाद भर आया, पर संज्ञा कौन सी थी? दिन। इसके बाद कौन सा अवयव आया? भर। इसने जो भर ने संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाया। तो दोस्तों सिंपल आप समझ गए होंगे संबंध बोधक में क्या होते हैं। जो अवयव संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, यहाँ पर जैसे भर ने संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताया, उसी प्रकार तक जो था उसने संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाया। तो इसी प्रकार से संबंध बोधक अवयव होती हैं, जो क्या करती हैं? संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाती हैं। उन्हें हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अब अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अवयव के प्रकार में तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक बहुत ही आसान होता है। ये क्या करता है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, जैसा यहाँ पर लिखा भी है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार के अवयव क्या होते हैं? सीधे सीधे दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर दो वाक्य कौन से हैं? एक वाक्य सूरज निकला और दूसरा है पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव क्या है? और है, जिसने क्या किया? दो वाक्यों को, पहला वाक्य ये और दूसरा वाक्य ये, इन दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर और समझते हैं इसको। यहाँ पर और समुच्चय बोधक अवयव है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य उदाहरण भी है समुच्चय बोधक अवयव के। जैसे क्या होती है समुच्चय बोधक अवयव? इसलिए, परंतु, किंतु, यदि, क्योंकि, ये समुच्चय बोधक अवयव होती हैं, जो क्या करती हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ देती हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों अवयव के प्रकार में। तो दोस्तों अवयव के अगले प्रकार में है विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो जिन अवयव से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है या व्यंजित होता है, तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें हम विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है? ये इस प्रकार की अवयव रहती हैं जिसमें हर्ष यानी खुशी, घृणा, क्रोध, जिनमें दोस्तों हर्ष यानी खुशी, गुस्सा या घृणा का भाव प्रकट होता है, लेकिन इनका संबंध वाक्य के अन्य पद यानी अन्य शब्दों से किसी भी प्रकार से नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। हाय से क्या हो रहा है? यहाँ पर शोक का भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन इस हाय का संबंध इस वाक्य से नहीं है, किसी भी प्रकार से इस वाक्य से नहीं है। तो दोस्तों विस्मय बोधक अवयव क्या होती हैं? जिन अवयव से हर्ष, शोक, घृणा का भाव व्यंजित होता है, लेकिन दोस्तों जिनका संबंध वाक्य के अन्य किसी पद से नहीं होता है, उन्हें हम विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। अन्य उदाहरण और क्या होते हैं इसके विस्मय बोधक अवयव के? हा, ओह, वाह, आहा। तो दोस्तों ये वाह में हर्ष का, आहा में भी हर्ष का, ओह में यहाँ पर शोक का भाव प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों जिन अवयव से हर्ष, शोक और घृणा का भाव प्रकट होता है, लेकिन वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, वो कहलाती हैं विस्मय बोधक अवयव। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और हमेशा पूछा जाता है, और आज तक यूट्यूब पे इसको किसी ने अच्छे से नहीं समझाया, वो है क्या दोस्तों? निपात। ये दोस्तों ये भी अवयव के अंतर्गत आती हैं। तो ये किस प्रकार की अवयव होती हैं? जो अवयव किसी शब्द कौन से हो सकते हैं? संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम, या पद के बाद जुड़कर उनके अर्थ में विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। दोस्तों इससे आसान भाषा में निपात को कोई नहीं समझा सकता। तो निपात क्या होते हैं? जो अवयव किसी शब्द के बाद, शब्द कौन से हो सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़कर उनके अर्थ में विशेष बल लगा देते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। उदाहरण के जरिए और समझते हैं यहाँ पर हम, जैसे श्याम ही लिख रहा है। ही क्या है? इस वाक्य में विशेष बल दे रहा है, इसको हम निपात बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मूल्य 5 रुपए मात्र, मात्र यहाँ पर क्या कर रहा है? इस वाक्य में विशेष बल दे रहा है। इसी प्रकार तुम तो कल भोपाल जाने वाले थे, तो यहाँ पर तो क्या है? इसमें शब्द में विशेष बल दे रहा है, इस कारण ये निपात कहलाएंगे। और निपात के अन्य उदाहरण क्या होते हैं? ही, भी, तो, तक, भर, केवल और मात्र, ये निपात के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों ये
निपात के अन्य उदाहरण होते हैं। तो सिंपली बेसिकली निपात होता क्या है, वे अवयव होती हैं जो किसी शब्द कौन से हो सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़कर उनमें विशेष बल भर देते हैं, वो कहलाते हैं निपात। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए श्याम ही, तो यहाँ पर ये श्याम ही में ही जो है श्याम में बल भर दे रहा है, बल व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार मूल्य 5 रुपये मात्र, यहाँ पर जो मात्र है वो इस पूरे वाक्य में बल भर रहा है। इसी प्रकार तुम तो कल भोपाल जाने वाले थे, यहाँ पर तो जो है वो तुम में बल भर रहा है, बल को प्रकट कर रहा है या बल की अवधारणा को व्यक्त कर रहा है। तो दोस्तों ये सिंपल होते हैं निपात। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।